अगर आज एक छोटा सा घर है, थोड़ी आमदनी है और जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, तो भी मन में एक बेचैनी क्यों रहती है? हर रात ये ख्याल क्यों आता है कि काश थोड़ा और होता? ये सवाल ही मुझे लगता है आज के दौर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब हमारे पास पहले की पीढ़ियों से ज्यादा सहूलियतें हैं, मौके हैं, फिर भी वो जो मन की शांति होती है वो कम है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसी ट्रेडमिल पर जिसकी स्पीड हम बढ़ा तो सकते हैं पर उतर नहीं सकते। सही कहा, न उतरने वाली ट्रेडमिल। और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास श्रोताओं के भेजे कुछ सूत्र जिनमें सबसे खास है द आर्किटेक्चर ऑफ कंटेंटमेंट के कुछ अंश। यह हमारा मकसद ये जानना नहीं है कि अमीर कैसे बने, बल्कि उस मानसिक बनावट को समझना है जो संतोष को जन्म देती है। मतलब जो हमारे पास है उसमें खुश रहना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। और स्रोत का शीर्षक ही देखिए, आर्किटेक्चर। मतलब संतोष कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, उसे सोच समझकर बनाना पड़ता है, एक संरचना की तरह। चलिए तो फिर इस बनावट की पहली ईंट से शुरू करते हैं। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक ऐसे आदमी की जिसे अपनी जिंदगी बहुत फीकी लगती थी। अच्छा। और जब मैंने पढ़ा तो लगा कि ये तो मेरी या किसी की भी कहानी हो सकती है। हाँ, क्योंकि उस फीकेपन की बात करती है जो सब कुछ ठीक होने के बावजूद महसूस होता है। बताइए इस कहानी के बारे में। तो कहानी कुछ यूं है कि एक आदमी था, ठीक ठाक नौकरी, छोटा सा परिवार, जिंदगी बिना किसी बड़ी परेशानी के कट रही थी। लेकिन उसे हर रोज एक ही शिकायत रहती थी, यार जिंदगी में कुछ मजा नहीं है, कुछ खास नहीं हो रहा। एक सीधी लकीर जैसी। हाँ बिल्कुल, जिसमें कोई रोमांच नहीं है। और स्रोत के मुताबिक इस अधूरेपन की जड़ यही है कि हमने अपनी खुशी को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ दिया है। जब तक कोई प्रमोशन या नई गाड़ी नहीं मिलती, लगता है जिंदगी रुक गई है। हम होने की खुशी भूलकर पाने की खुशी में उलझ गए हैं। बिल्कुल। तो एक दिन वो किसी काम से अस्पताल गया और वहां उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ी जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और वो बस एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। उस एक पल ने उसे अंदर तक हिला दिया। स्रोत में लेखक लिखते हैं कि तभी उसे ये एहसास हुआ, जिस जिंदगी को मैं साधारण और बोरिंग समझ रहा था, वही किसी का सबसे बड़ा सपना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। स्रोत इसे कहता है नजरिए का पुनर्गठन, पर्सपेक्टिव रीस्ट्रक्चरिंग। पर्सपेक्टिव रीस्ट्रक्चरिंग। हाँ। और यहीं से स्रोत अपनी पहली और सबसे गहरी सीख देता है। सुकून ज्यादा पाने से नहीं, बल्कि अपनी बुनियादी जरूरतों का मूल्य समझने से आता है। उस आदमी को तब एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी सांसें थी, उसका चलता फिरता शरीर था, जिससे वो अपनी बैलेंस शीट में गिन ही नहीं रहा था। बिल्कुल, वो उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी, और जो था उसे फॉर ग्रांटेड ले रहा था। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। स्रोत कहता है कि संतोष तब नहीं मिलता जब सब कुछ मिल जाता है, बल्कि तब मिलता है जब हमारी चाहतें हमारी जरूरतों के दायरे में आ जाती हैं। आज तो चाहतें इतनी बढ़ गई हैं कि जरूरतें भी कम लगने लगी हैं। ये तो हुई अंदरूनी सोच की बात, लेकिन आजकल एक बाहरी ताकत है जो हमें ऐसा करने से रोकती है। वो है दूसरों की जिंदगी में झांकने की आदत। और ये झांकने का काम पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। हाँ बिल्कुल, मोबाइल खोलते ही किसी की कार, किसी का घर, किसी की वेकेशन लाइफ, और हम अपने हाल से नाखुश। स्रोत की एक पंक्ति ने तो मुझे सच में झकझोर दिया। लिखा था, आपकी जिंदगी खराब नहीं है, बस आपने गलत जगह देखना शुरू कर दिया है। ये सुन के लगता है जैसे किसी ने दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। बिल्कुल, क्योंकि ये सच है। स्रोत इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को कहता है सापेक्षिक वंचना, रिलेटिव डेप्रिवेशन। मतलब हम अपनी स्थिति को अकेले में नहीं देखते, बल्कि हमेशा दूसरों के मुकाबले में देखते हैं। हाँ, मेरे पास कितना है वो जरूरी नहीं है, बगल वाले से ज्यादा है या कम वो जरूरी हो गया है। और सोशल मीडिया तो इसी आग में घी का काम कर रहा है। हर कोई अपनी जिंदगी की सिर्फ हाईलाइट रील दिखा रहा है। बिहाइंड द सीन्स का संघर्ष कोई नहीं दिखाता। कोई नहीं। तो इसका हल क्या है? क्या हम अपनी इस दिमागी बनावट को बदल सकते हैं? स्रोत एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका सुझाता है। वो इसे आंतरिक स्कोर कार्ड बनाना कहता है, इंटरनल स्कोर कार्ड। इंटरनल स्कोर कार्ड। हाँ, इसका मतलब है अपनी प्रगति को दूसरों से मत मापो, अपने कल से मापो। क्या आप कल से बेहतर इंसान हैं? क्या कल से कुछ नया सीखा? जब आपका मुकाबला सिर्फ खुद से होता है, तो दूसरों की जीत आपकी हार नहीं लगती। ये बहुत दिलचस्प है। यानी
अपनी रेस खुद चुनो और अपने ही रिकॉर्ड तोड़ो। बिल्कुल। तब आप दूसरों की खुशी में भी शामिल हो पाते हैं, उनसे जलते नहीं। और यहीं से संतोष की वास्तुकला का दूसरा स्तंभ खड़ा होता है। और शायद इसी को और अच्छे से समझाने के लिए स्रोत में एक और छोटी लेकिन बहुत गहरी कहानी है, एक माँ की कहानी। हाँ, और ये कहानी हमें उस तुलना वाले जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। तो ये माँ एक बहुत साधारण से घर में रहती थी। घर में सामान भी बहुत कम था, लेकिन वो हर दिन मुस्कुराकर अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी। तो किसी ने उनसे पूछ लिया, आप इतनी कम चीजों में भी हमेशा खुश कैसे रहती हैं? उनका जवाब बहुत बहुत ही सरल था। उन्होंने कहा, जो है उसी से प्यार करना सीख लिया। वाह, एक पंक्ति में ही संतोष का पूरा दर्शन है। और स्रोत इस कहानी को अपनी अगली सीख से जोड़ता है, जो मिला है उसमें सुकून ढूंढना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी समझदारी है। इसे स्रोत सक्रिय स्वीकृति कहता है, एक्टिव एक्सेप्टेंस। एक्टिव एक्सेप्टेंस। हाँ, ये निष्क्रिय होकर हार मान लेना नहीं है। यहीं पर मुझे एक सवाल पूछना है। अक्सर लोग स्वीकार करने को समझौता या हार मान लेना समझ लेते हैं। ठीक है, मेरी किस्मत में यही था, ऐसा सोचकर बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत खूबसूरती से स्पष्ट करता है। निष्क्रिय स्वीकार का मतलब है मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि सक्रिय स्वीकार का मतलब है मैं उन चीजों के लिए लड़ना बंद कर रहा हूं जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, ताकि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा सकूं जो मेरे नियंत्रण में है। अच्छा। उस माँ के नियंत्रण में आलीशान घर खरीदना शायद नहीं था, लेकिन जो घर था उसे प्यार और खुशी से भरना, वो उसके नियंत्रण में था। तो ये एक चुनाव है, मजबूरी नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, क्या ये नजरिया हमें आलसी नहीं बना देगा? अगर हर कोई जो है उसी में खुश रहने लगे तो समाज में तरक्की कैसे होगी? क्या संतोष और महत्वाकांक्षा एक दूसरे के दुश्मन नहीं है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है नहीं। स्रोत के लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि संतोष का मतलब महत्वाकांक्षा का अंत नहीं है, बल्कि ये जहरीली महत्वाकांक्षा का अंत है। जहरीली महत्वाकांक्षा, ये क्या है? जहरीली महत्वाकांक्षा वो है जो कहती है मैं तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक मुझे वो चीज न मिल जाए। ये भविष्य की किसी शर्त पर वर्तमान की खुशी को दांव पर लगा देती है। अच्छा। इसके विपरीत स्रोत, जिसे स्वस्थ महत्वाकांक्षा कहता है, वो है मैं अपने आज में खुश हूं और साथ ही अपने कल को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। फर्क बहुत बारीक है पर बहुत गहरा है। मतलब सपने देखो लेकिन आज से नफरत मत करो। बिल्कुल। अपने भविष्य को बेहतर बनाने की चाह रखो, लेकिन अपने वर्तमान को कोसते हुए नहीं। सही पकड़ा। स्रोत की एक चेतावनी इस पर बहुत सटीक बैठती है। भविष्य के चक्कर में वर्तमान को खो देना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है लेकिन वर्तमान वो हकीकत है। उस दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि जिंदगी तो अभी है, इसी पल में है। स्रोत हमें जमीन पर वापस लाता है। वो कहता है कि अगर आज 2 वक्त का खाना है, एक परिवार है और सांसें चल रही हैं, तो खुश होने के लिए पर्याप्त कारण है, बाकी सब बोनस है। ये नजरिया बदलते ही शायद वो बेचैनी भी कम हो जाए जिससे हमने बात शुरू की थी। निश्चित रूप से, क्योंकि तब खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती, वो अंदर से आती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें इस संतोष की वास्तुकला के मुख्य स्तंभों को याद रखना हो तो वे क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है नजरिए का पुनर्गठन। ये समझना कि जिसे हम साधारण मान रहे हैं वो भी एक नेमत है। दूसरा, आंतरिक स्कोर कार्ड। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय खुद के बीते हुए कल से करना। और तीसरा, सक्रिय स्वीकृति। जो हमारे नियंत्रण से बाहर है उसके लिए लड़ना छोड़कर जो हमारे पास है उसमें खुशी खोजना। और इन तीनों का आधार शायद एक ही शब्द है, स्वीकार करना। सुकून बाहर नहीं है, न पैसों में न चीजों में। सुकून स्वीकार करने से आता है। इस स्वीकार करने के विचार को थोड़ा और गहरा करते हैं। स्रोत के अनुसार जिस दिन कोई इंसान ये सीख लेता है कि जो है जैसा है उसे अपना लिया जाए, उसी दिन मन लड़ना बंद कर देता है। और ये वही अंदरूनी लड़ाई है जो बेचैनी को जन्म देती है, हकीकत और हमारी उम्मीदों के बीच की लड़ाई। और जब मन लड़ना बंद कर देता है तभी शांति का अनुभव होता है।
तब आप अपनी ऊर्जा बनाने में लगाते हैं, लड़ने में नहीं, और यहीं से संतोष की एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। स्रोत के अंतिम और सबसे दमदार पंक्तियों के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। ये पंक्तियां सब कुछ समेट लेती हैं। जो मिला है उसी में सुकून ढूंढना सीखो, क्योंकि जो आज है वही असली जिंदगी है, बाकी सब सिर्फ दौड़ है। एक ऐसी दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है, जब तक हम खुद उसे खत्म करने का फैसला ना कर लें। और यहीं पर हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर स्रोत यह कहता है कि ये सब सिर्फ एक दौड़ है, तो ये सोचने वाली बात है कि इस दौड़ की फिनिश लाइन कहाँ है, और क्या ये फिनिश लाइन हमने खुद तय की है या किसी और को देखकर तय कर ली है।